First of all, how are you student? Because of this coronavirus, I know a lot of problem faces everyone, but don't worry, this problem not a very much time. Now because of this coronavirus, don't waste your time and focus on your study. Now start the video. Those students come to my channel first time, please like, share and subscribe the channel. Now start the first question. इस ये जो वीडियो रहेगा वो हिंदी एंड इंग्लिश में दोनों लैंग्वेज में होगा। तो चलो पहला क्वेश्चन देखेंगे। द फ्लक्स कॉमनली यूज इन ब्रेजिंग इज, जो हम ब्रेजिंग में फ्लक्स यूज़ करते हैं उसका जो ब्रेजिंग में जो फ्लक्स यूज़ करते हैं तो वो कौन सा रहता है? जिंक क्लोराइड, बोरैक्स, रोजिन प्लस अल्कोहल, अमोनियम क्लोराइड। तो इसका जो सही आंसर है वो होगा, इसका जो सही आंसर है बी इज़ द करेक्ट आंसर है। जो हम ब्रेजिंग में फ्लक्स यूज़ करते हैं वो बोरैक्स रहता है। फ्लक्स क्या होता है? फ्लक्स होता है एक हमारा जो वेल्डिंग रॉड होता है उसके आउटर सरफेस पे एक फ्लक्स की कवरिंग की जाती है, क्योंकि एटमॉस्फेयर के गैस उस वेल्डिंग के रॉड पर रिएक्शन ना करे, इसलिए हम फ्लक्स यूज़ करते हैं। तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? द फंक्शन ऑफ ए यूनिवर्सल जॉइंट इज टू अलाउ द प्रोपेलर शाफ्ट टू। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा? जो यूनिवर्सल जॉइंट होता है उसका जो मेन फंक्शन होता है एक ट्रांसफर द टॉर्क एट एन एंगल, एक सर्टन एंगल पे टॉर्क ट्रांसमिट करना। इसका जो मेन फंक्शन होता है यूनिवर्सल जॉइंट का। यूनिवर्सल जॉइंट एक सर्टन पावर ट्रांसमिट करने के लिए यूज़ किया जाता है एट ए कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ। जो हम डिफरेंशियल इंजन के इनपुट से लेकर डिफरेंशियल तक पावर ट्रांसमिट करना पड़ता है, इसलिए हम एक सर्टन एंगल के साथ, इसलिए हम यूनिवर्सल जॉइंट का यूज़ करते हैं। तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो बताओ इसका थर्ड आंसर क्या होगा? डैश। इसमें आंसर क्या होगा? इज़ अ बोथ अ मेथोडोलॉजी फॉर प्रोसेस इम्प्रूवमेंट एंड अ स्टैटिस्टिकल कंसेप्ट दैट सीक्स टू डिफाइन द वेरिएशन इनहेरेंट इन एनी प्रोसेस। इसका जो सही आंसर है वो है, अगर इंडस्ट्री में हमें प्रोसेस को इम्प्रूवमेंट करना है तो उसके लिए जो हम टेक्निक यूज़ करते हैं वो यूज़ करते हैं सिक्स सिग्मा, जो प्रोसेस इम्प्रूवमेंट के लिए हमें यूज़ होती है। इसके रिलेटेड में RTO 2016 में एक क्वेश्चन आया था कि काइजन किस लिए यूज़ होता है। तो इसलिए बोलता हूँ कि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन एक बार ज़रूर देखें। तो देखो अभी इसके बारे में पूछ लिया कि सिक्स सिग्मा क्या होता है। तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख। द एसिटिलीन सिलेंडर इज़ यूजुअली पेंटेड विथ इन ए गैस वेल्डिंग। तो हम गैस वेल्डिंग में एसिटिलीन सिलेंडर यूज़ करते हैं, तो वो कौन से कलर का होता है? तो वो होता है मरून कलर। अगर इसी क्वेश्चन को और एक तरीके से पूछा जाए कि ऑक्सीजन का अगर सिलेंडर रहता है तो इस ऑक्सीजन का सिलेंडर जो रहता है उसका जो कलर रहता है वो रहता है ब्लैक कलर। तो इस क्वेश्चन को भी याद रखना, RTO मेंस क्वेश्चन में
आरटीओ मेंस एग्ज़ाम में आ सकता है। तो चलो नेक्स्ट देखते हैं। द फंक्शन ऑफ ए स्टेबलाइजर इन एन ऑटोमोबाइल इज टू डिक्रीज। तो बताओ कि क्यों हम द फंक्शन ऑफ ए स्टेबलाइजर इन एन ऑटोमोबाइल इज टू डिक्रीज द टेंडेंसी टू। स्टेबलाइज़र जो हम यूज़ करते हैं ऑटोमोबाइल्स में क्यों यूज़ किए जाते हैं? क्योंकि उस गाड़ी का रोलिंग हमें कम करना होता है। तो इसका जो सही आंसर है वो रोलिंग। अगर इस क्वेश्चन को और एक तरीके से पूछा जा सकता है कि जब एक शिप चल रही है, तो जब शिप रोलिंग के वक्त प्योर रोलिंग रहती है, तो उसमें तो गायरोस्कोपिक इफ़ेक्ट क्या होता है? तो याद रखना, जब भी प्योर रोलिंग रहती है तो उसमें गायरोस्कोपिक इफ़ेक्ट हमारा जीरो रहता है। तो इसी कारण वो प्योर रोलिंग कंडीशन में आ जाती है। तो इसलिए रोलिंग इज़ द वेरी डेंजरस फॉर द this is the rolling is very important because of the chances of ship to roll। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। the angle formed by the vertical when the top of the wheel starts outward। तो इसका जो सही आंसर था वो क्या था आंसर? पॉजिटिव कैम्बर। इसका जो आंसर है पॉजिटिव कैम्बर। जब हम कोई व्हील, हमारे अगर फ्रंट व्हील रहते हैं जो हमारा एक वर्टिकल है और उसका जो टॉप स्टार्ट्स आउटवर्ड है, उसके बीच में जो एंगल होता है उस एंगल को हम कहते हैं पॉजिटिव कैम्बर एंगल। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन है द फंक्शन ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ ए हीट पंप द कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ ए हीट पंप इज। तो देखो, कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ ए हीट पंप हमेशा मोर देन 1 होता है, क्योंकि COP ऑफ द because of the COP of heat pump is equal to 1 प्लस क्या होता है फार्मूला? COP ऑफ हीट पंप इज इक्वल टू 1 प्लस COP ऑफ द क्या होता है? COP ऑफ द रेफ्रिजरेंट होता है। और इसी कारण जो कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ ए हीट पंप होता है वो होता है मोर देन 1। इस रिलेशन को याद रखना। इसका जो ये जो रिलेशन है वो आरटीओ मेंस एग्ज़ाम में आ सकता है। द मैक्सिमम परमिसिबल ओवेलिटी इन ए सिलेंडर इज़ यूजुअली। जो हम सिलेंडर यूज़ करते हैं उसकी जो ओवेलिटी है वो किसके बीच में रहनी चाहिए? तो इसका जो सही आंसर है 0.1 mm तक रहनी चाहिए। इसमें बताने के लिए कुछ नहीं है, इसको तो याद ही रखना पड़ता है। ये जो डेटा है उसको याद रखना कि मैक्सिमम परमिसिबल ओवेलिटी सिलेंडर के लिए कितनी होती है? 0.1 mm। तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है। तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। अ डैश इज सिंपली अ बटरफ्लाई वॉल लोकेटेड बिटवीन द एंट्रेंस टू द कार्बोरेटर एंड द वेंचुरी थ्रोट। तो जो बटरफ्लाई वॉल रहता है एंट्रेंस ऑफ द
कार्बोरेटर के एंट्रेंस एंड वेंचुरी थ्रोट के बीच में जो हम बटरफ्लाई वॉल यूज़ करते हैं वो हमारा वॉल होता है चोक वॉल। उस वॉल को हम कहते हैं चोक वॉल। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। द कॉम्प्रेशन रेशियो इन डीजल इंजन में हैव, तो देखो कॉम्प्रेशन रेशियो डीजल इंजन में कहाँ से कहाँ तक वेरी हो सकता है, 16 से लेकर 20 तक। अगर पूछा जाए कि पेट्रोल इंजन में, अगर पेट्रोल इंजन में कॉम्प्रेशन रेशियो पूछिए तो इसका जो आंसर होगा वो होगा 6 to 10 तक वेरी होता है। कॉम्प्रेशन रेशियो डीजल इंजन का मोर होता है एज़ कंपेयर टू द पेट्रोल इंजन। पेट्रोल इंजन के लिए वेरी होता है 6 to 10 तक। इस क्वेश्चन को भी याद रखना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 11th क्वेश्चन देखो। इन ए इंजन cycle consists of two isothermal and two constant volume process। अगर टू आइसोथर्मल एंड टू कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस है तो उस साइकिल को कहते हैं हम स्टर्लिंग साइकिल। स्टर्लिंग साइकिल, कैरनॉट साइकिल के बारे में याद रखना। कैरनॉट साइकिल ऐसी कोई भी साइकिल एक्चुअल में नहीं है, बस ये एक आइडियल साइकिल है जो एक रिवर्सिबल मैक्सिमम इफिशिएंसी साइकिल देती है। इसके कंपैरिजन में हम सभी साइकिल को डिज़ाइन किया जाता है। और एक साइकिल को याद रखना कि एटकिंसन साइकिल क्या होता है। एटकिंसन साइकिल में दो आइसेंट्रोपिक प्रोसेस होती है। टू आइसेंट्रोपिक। हीट एडिशन होता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। एटकिंसन साइकिल अभी देखा था क्या होता है। एटकिंसन साइकिल में दो आइसेंट्रोपिक प्रोसेस होती है। दो आइसेंट्रोपिक प्रोसेस होती है और हीट एडिशन एट कांस्टेंट वॉल्यूम। हीट जो एडिशन होती है, हीट की एडिशन होती है कांस्टेंट वॉल्यूम पे होती है और हीट रिजेक्शन होता है कांस्टेंट प्रेशर पे। तो एटकिंसन साइकिल को भी याद रखना है। अभी जो हम यूज़ कर रहे हैं एटकिंसन साइकिल इंजन में यूज़ कर रहे हैं, पेट्रोल इंजन के लिए हम एटकिंसन साइकिल यूज़ कर रहे हैं। अब देखो 12th क्वेश्चन क्या बोल रहा है। 12th क्वेश्चन क्या बोल रहा है देखो। A continuously variable transmission tend to have a mechanical efficiency than conventional gearboxes। जो हम एक वेरिएबल ट्रांसमिशन यूज़ करते हैं और एक कन्वेंशनल गियर बॉक्स यूज़ करते हैं, तो अगर वेरिएबल ट्रांसमिशन यूज़ करेंगे कंपेयर टू द कन्वेंशनल गियर बॉक्सेस के लिए, तो उस कंडीशन में हमारी जो मैकेनिकल एफिशिएंसी होगी वो लो होगी। तो इसका आंसर होगा सी इज़ द करेक्ट आंसर। क्योंकि वेरिएबल ट्रांसमिशन में हमें वेरिएबल स्पीड मिल सकती है, पर कन्वेंशनल गियर बॉक्सेस में हमें एक कांस्टेंट स्पीड मिल सकती है। तो इसी कारण जो हमारा सी इज़ द करेक्ट आंसर। वेरिएबल ट्रांसमिशन में हमारी मैकेनिकल एफिशिएंसी लो होती है एज़ कम्पेयर टू द कन्वेंशनल गियर बॉक्सेस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। 13th क्वेश्चन देखो क्या बोल रहा है।
A modern practice is used to access air for fuel combustion in engine। अभी जो हम एक्सेस एयर यूज़ कर रहे हैं फ्यूल कंबशन के लिए, वो कितना व्यारी होता है? तो व्यारी होता है 25 से लेकर 50% तक एयर हम एक्सेस एयर यूज़ कर सकते हैं इन मॉडर्न इंजिन्स में। तो इस डेटा को भी याद रखना। क्वेश्चन देखो क्या है। हाइपोइड गियर्स रिक्वायर स्पेशल लुब्रिकेंट बिकॉज ऑफ। जो हाइपोइड गियर्स होते हैं उसमें हमें स्लाइडिंग एक्शन ज़्यादा देखने को मिलता है और पावर भी हाइपोइड गियर ज़्यादा ट्रांसमिट करता है और इसी कारण स्लाइडिंग एक्शन हमें ज़्यादा मिलती है। इसी कारण हमें स्पेशल लुब्रिकेंट हाइपोइड गियर में रखनी पड़ती है। तो इसका आंसर क्या होगा? ए इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। द फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट पर मिनट फ्लैशिंग इन ए डायरेक्शन इंडिकेटर इज़ अबाउट। तो इसका सही आंसर है 80। इस डेटा को भी याद रखना। द फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट पर मिनट फ्लैशिंग इन ए डायरेक्शन इंडिकेटर इज़ अबाउट होता है कितना? 80%। 80। ये एक क्वेश्चन हो गया जो बैटरी के रिलेटेड इलेक्ट्रिकल सेक्शन में आता है। तो देखो आरटीओ एग्ज़ाम में मैकेनिकल में जो क्वेश्चन पूछे गए थे वो ज़्यादातर तो डेटाबेस पर थे, यानी 4 या 5 क्वेश्चन तो डेटाबेस पे थे। तो इसलिए बोल रहा हूँ कि इस क्वेश्चन को मत छोड़ना, क्योंकि ये डेटाबेस क्वेश्चन बिल्कुल याद रखना, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। तो इस तरह से हमारा जो आरटीओ का एग्ज़ाम था 15 मार्च 2020 में हुआ था। तो इस तरह से मैकेनिकल के ये क्वेश्चन पूछे गए थे। इसमें से और क्वेश्चन 2-3 या क्वेश्चन रह गए हैं जो मैं अगली बार वीडियो में बता दूंगा कि वो क्वेश्चन कौन से थे। फिलहाल ये इस 15 क्वेश्चन में आपका स्कोर देखना कितने आपके बराबर है, तो आपका कट ऑफ क्लियर हो सकता है। तो थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। अगर आप इस चैनल पर फर्स्ट टाइम आ रहे हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। अरे लाइक तो बनता है यार।